हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 8th चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है पवन, तूफान और चक्रवात। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर आपको फ्यूचर में अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर अगर पढ़ते हैं तो यह चैप्टर काफी हेल्पफुल रहेगा, और साथ में आने वाले हायर क्लासेस में आपको इस चैप्टर्स के सहारे आप काफी डिटेलिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। आज के इस चैप्टर्स में आपको हवा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया है, हवा के विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया है, और साथ में हवा किस प्रकार के ध्वंसात्मक परिस्थितियों को जन्म देती है उसके बारे में बताया गया है, और हवा से ध्वंसात्मक परिस्थितियों के उसके विपरीत हम कैसे खुद को बचा सकते हैं उसके बारे में भी आपका ये आज का चैप्टर है। यानी पूरी तरह से कहा जाए तो यह हवा जो हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ से, हमारा जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से हवा से ही घिरा हुआ है। ठीक है ना, यानी वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में भी आपको इस चैप्टर्स में समझाने की कोशिश की गई है। जहां पर हेडिंग के सहारे आप देख पा रहे हैं, ये हेडिंग है पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस ये जो तीनों आप नाम देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, पवन, तूफान और चक्रवात, ये तीनों ही परिस्थितियों में, ठीक है ना, ये हवा ही है। आपको समझना है बातों को। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये पवन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी प्राकृतिक रूप से वायु, हवाएं जब चलती हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना, एक विशेष दिशा से विशेष दिशा की ओर जब प्रवाहित होती है, ठीक है ना, तो उससे हम कह रहे हैं पवन। याद रखना है आपको। अब है हमें जान लेना कि आखिर ये तूफान क्या है। तो फ्रेंड्स, जब पवन या फिर हवाएं जब जोरों से चलने लगती है, याद रखना है, जब हवाएं जोरों से चलने लगती है किसी निश्चित दिशा से किसी निश्चित दिशा की तरफ, याद रखना है, और साथ में वर्षा भी होती है, ठीक है ना, ओले भी पड़ते हैं, थंडर भी होता है, ठीक है ना, तो उस परिस्थिति को हम कह रहे हैं तूफान। यानी हवा में होता क्या है, पवन स्लोली चलती है, काफी धीमे से चलती है, कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि तूफान में नुकसान की स्थितियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। हवा यहां पर धीमी गति से प्रवाहित नहीं होता है, काफी जोरों से बहने लगता है, और साथ में वर्षाएं, ओले, थंडर, ठीक है ना, वज्रपात होने लगती है। अब आपको समझना है कि ये चक्रवात क्या है। तो फ्रेंड्स, चक्रवात ठीक तूफान जब बिल्कुल वृत्ताकार आकार में बहने लगे, ठीक है ना, जब तूफान वृत्ताकार आकार में बहने लगे और साथ में वज्रपात हो, ओले भी हो, ठीक है ना, और यहां पर चक्रवात के समय होता क्या है, यह किसी भी स्थिति में हो सकता है। याद रखना है आपको, यह स्थल में भी हो सकता है, यह जलों में भी हो सकता है, ठीक है ना। और चक्रवात के परिस्थितियों के अनुकूल जो है हमारे इस भारत में जो राज्य है वो है हमारे तटवर्तीय भारत के जो राज्य हैं, समुद्र से लगे हुए जो राज्य हैं, वो उन जगहों पर चक्रवात सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। याद रखना है, ठीक है ना, जैसे बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो या फिर अरब सागर हो, इन जगहों पर चक्रवात की स्थितियां सबसे ज्यादा होती हैं। अब है आपको समझना, ये पवन, तूफान और चक्रवात, इनका जन्म आखिर क्यों होता है, क्यों हवाएं चलती हैं, पहले इसे हमें समझना है, ठीक है ना। संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको। आप सभी जानते हैं हमारी ये जो पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, ये सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है, ठीक है ना, और सूर्य के प्रकाश जब जल स्तरों पर पड़ते हैं तो फिर क्या होता है, जल गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी जलवाष्प के रूप में वो बनती है। याद रखना है आपको इन बातों को,
ठीक है ना। इसके बारे में आपने लास्ट के चैप्टर्स में बहुत सारी बातें भी जानी थी। अब है आपको जानना कि पवन आखिर क्यों चलता है। हमेशा आपको याद रखना है, पृथ्वी जो है वो एक घूर्णन करती है, ठीक है ना, रोटेशन करती है, आप सभी जानते हैं। तो वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, याद रखना है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम दिशा से यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर ये घूमती है, ठीक है ना, इस दिशा की ओर ऐसे घूमती है, समझना है आपको बातों को। और सूर्य का जो प्रकाश है जब वो जल सतह पर पड़ता है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। यानी ये जो हवाओं चलने का जो कारण है ना फ्रेंड्स, वो है बिल्कुल उच्च दाब से, याद रखना है, उच्च दाब से निम्न जब दाब की सृष्टि होती है वायुमंडल में तो फिर हवाएं चलती हैं। यानी हवा जो चलती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, और ये उच्च दाब क्यों सृष्टि होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि आखिर हवाएं बहने का कारण, उसमें से जो पहला कारण मैंने आपको बताया वह है पृथ्वी की घूर्णन गति, और दूसरा है सूर्य के प्रकाश का किसी भी जल सतह पर पाकर जल सतह का गर्म होना, याद रखना है, ठीक है ना। इन दोनों परिस्थितियों के कारण ही जो हवाएं हैं वो बहती हैं। अब आपको समझना है कि जब भी जल गर्म होती है, ये हवा की विशेषताएं हैं, जब भी जल गर्म होती है तो वह वेपर के रूप में, गैसियस फॉर्म में वह ऊपर उठती है, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। और यह वायु का एक सबसे अच्छा विशेषता है कि वायु जो है वो गर्म होने के साथ ऊपर उठती है, याद रखना आपको इन विशेषताओं को, ठीक है ना। तो आपने जाना कि पवन यानी हवाएं चलने के दो जो रीजंस आपने जाने कि आखिर हवाएं क्यों चल रही हैं। पवन की विशेषताओं के बारे में जाना कि गर्म जो हवाएं होती हैं, जो गर्म हवाएं या पवन होती हैं, वो ऊपर की तरफ जाती है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। आगे हम लोग रिलेट कर पाएंगे तभी इस पूरे चैप्टर्स के साथ। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं दबाव डालती हैं। दबाव डालने से क्या मतलब है फ्रेंड्स, पहले हमको समझना है कि फ्रेंड्स दबाव डालने से मतलब यह है कि जो हवाएं होती ना फ्रेंड्स, वो किसी भी चीज को, किसी भी पेड़ को, पौधों को अगर जोर से चले ना, हवाएं जब एज अ तूफान के फॉर्म में अगर चले तो वो क्या होती है, वो उस पेड़ को, पौधों को या फिर बड़े बड़े पोस्टर्स जो है उनको गिरा सकती है। यहां तक कि हवाएं जो है आंधी के रूप में, चक्रवात के फॉर्म में अगर समुद्र में चले, जैसा मैंने आपको कहा कि चक्रवात स्थल में भी हो सकती है और फिर जल सतह में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इनकी इतनी क्षमताएं होती है कि यह पेड़ पौधे, जहाज, बड़े बड़े घर को भी ये हिला सकती हैं, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। अब है आपको समझना इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्यों ऐसी हवाएं, क्या इनमें ताकत होती है, क्या वो दबाव डालती है जिसके कारण से पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो गिर जाते हैं, यहां तक कि छत जो हट होती है, झोपड़ी होती है ना, उनके छत तक भी उड़ सकते हैं। यानी हवाओं में दबाव होता है। तो वो हम कैसे जानेंगे, आप यहां देख पा रहे हैं चक्रवात यहां पर पवन का सबसे जोरदार, आप देख पा रहे हैं पवन के बाद तूफान का रूप है, और तूफान जब गोल अवस्था में, सर्कुलर डायरेक्शंस में जब ये घूमता रहता है तो सृष्टि होती है चक्रवात की। चक्रवात में इतनी क्षमताएं होती हैं कि वो बहुत सारे घरों को तोड़ सकता है, पेड़ों को गिरा सकता है, बिजली के खंभों को तोड़ सकता है। यहां पर आपको एक केस दिखाया गया है, जैसे उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 यानी 1999 को एक चक्रवात ने पार किया, ठीक है ना। चक्रवात का वेग क्या था, 200 किलोमीटर पर आवर था, और चक्रवात ने काफी भवन को तोड़ डाला। तो यानी ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, यानी वो आदमी को भी गिरा सकते हैं, ठीक है ना, जोर से अगर हवाएं चले तो आदमी भी गिर सकते हैं, पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, इसे हमें समझना है। ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है, ये इसलिए संभव है क्योंकि हवाएं जो है वो दबाव डालती हैं, ठीक है ना। अब हमें समझना है कि आखिर ये हवा का दबाव डालने का आखिर मेन रीजन आखिर क्या है, कैसे ये हो पा रही है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी
चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है और हमारे सर के ऊपर हर चीज पर पृथ्वी पर जो है वो हवाएं अपना दबाव हमेशा बनाकर रखी हुई हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगर हवाएं जिस तरह अगर हम चंद्रमा में जाएं तो वहां पर हवाएं नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का वजन अगर 6 केजी है तो वह चांद पर 1 केजी हो जाता है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। प्रेशर वहां एयर का बिल्कुल ही नहीं है, समझना है। अब है कि ये प्रेशर और दबाव आखिर कहने से हम क्या समझते हैं। जब भी बल किसी भी वस्तु पर पड़ती है, या फिर ठोस हो सकती है वह वस्तु, द्रव्य हो सकती है या फिर गैस हो सकती है, तो क्या होता है, इसमें जनरली संप्रसारण होता है, ठीक है ना। समझना है। जिस तरह से हम अपनी अगर साइकिल के टायर में अगर हम हवा भरते रहेंगे फ्रेंड्स, वो एक समय ऐसा आएगा कि साइकिल के टायर आपने देखे होंगे गर्मी के समय में वो बस्ट आउट हो जाती है, फट जाती हैं, ठीक है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि हवाएं जो है वो दबाव डालती हैं। अब है टायर क्यों फट जाते हैं, क्योंकि हवाएं जो है वो गर्म होकर वो फैलने लगती है। मैंने आपको कहा हवाओं का, पवन का विशेषताएं है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। गर्म होने के बाद उनका जो वॉल्यूम है ना फ्रेंड्स, उनका जो आयतन है वो बढ़ने लगता है, वो और जगह डिमांड करती है जितनी हवाएं गर्म होती हैं। इसीलिए साइकिल के टायरों में, ठीक है ना, जो हम हवाएं भरते हैं वो गर्मी के दिनों में टायर आपने बहुत टाइम देखे होंगे वो फटने लगते हैं, ठीक है ना। तो इससे यह प्रूफ होता है कि हवाएं दबाव डालती हैं, वायु में दाब होता है। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर हवाएं दबाव डालती हैं। जैसे अगर हम पतंग उड़ाते हैं तो यह भी वायु दाब के कारण ही पॉसिबल हो रहा है, ठीक है ना। पवन का उड़ना किसी भी निश्चित दिशा में, अगर मान लेते हैं हम कि अगर हम दक्षिण दिशा से पवन को उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, दक्षिण दिशा में हमारा पीठ है और हमारा जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही हैं, हवाएं दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बह रही हैं। समझना है, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि आखिर अपने पाल वाले बहुत ऐसे नाव देखे हैं, ठीक है ना, कपड़े लगे हुए होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है उनका, ऐसे ये नाव देखे होंगे, ऐसा पाल रहता है, ठीक है ना। और ये जो नाव होती हैं वो हवा के सहारे चलती हैं, ठीक है ना। ये हवाएं दबाव डालती हैं इस तरह का, इस प्रकार ये कैनवस का बना होता है और फिर ये नाव जो है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है। यानी इससे भी यह प्रमाण होता है कि जो हवाएं हैं वो दबाव की सृष्टि करती है। इसके अलावा एक उदाहरण है, आप सभी जानते हैं, अगर हम हवा के विपरीत अगर हम साइकिल को चलाने की कोशिश करें तो हम क्या चला पाते हैं फ्रेंड्स, तो हम नहीं चला पाते हैं ज्यादा जोर से, हमारे जो स्पीड है, जो साइकिल का जो स्पीड है वो कमने लगता है। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर हवा के अगर अनुकूल अगर हम चलाएं तो हम काफी जोर से, बहुत ही कम पैडल के साथ ही काफी तेज से हम जाने लगते हैं। तो इससे यह प्रमाण होता है कि हवाओं में एक प्रेशर है। मैंने काफी सारे उदाहरण को देकर आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा काफी एक अच्छा उदाहरण है, आप देख पाएंगे, जब भी आप बैलून को अगर आप फुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आता है ये बैलून्स जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो यह भी प्रमाण करता है कि हवाएं जो है वो दबाव डालती हैं। दबाव के कारण बैलून का जो एक मात्रा है, एक थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो ब्रस्ट आउट हो जाता है, वो फट जाता है, हवा को पकड़ नहीं पाता है, ठीक है ना। और उसका आयतन बढ़ने लगता है जिसके कारण से बैलून्स जो है वो फट जाती हैं। ये क्यों हो रहा है, हवा के दबाव के कारण। समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स। अब आपको जान लेना है कि आखिर पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। समझना है, काफी विपरीत जैसा लग रहा है सुनने में, लेकिन समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। पवन का अगर वेग बढ़ेगा तो वायु का प्रेशर क्या घटेगा, ठीक है ना, ये इसे आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले इसे समझना है, यहां से हम रिलेट कर पाएंगे, संबंध कर पाएंगे कि आखिर
हवाएं जो है आंधियों के जन्म के बारे में। आंधी का जन्म जनरली इसी तरह से हो पाता है, चक्रवातों का जन्म भी ऐसे ही होता है। हवाएं जब तेज चलने लगती हैं तो उनका जो प्रेशर है, वायु दाब जो है वो कम होने लगता है। इसीलिए कोई भी जब हवाएं जब चलने लगती है ना फ्रेंड्स जोरों से, यानी पवन जब आंधी का या फिर तूफान का रूप लेता है तो उसका जो स्पीड होता है तूफान के बहने का वो धीरे धीरे बढ़ने ही लगता है। ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। जैसे यहां पर आपको समझना है एक उदाहरण के सहारे। जैसे एक जगह है, मान लीजिए यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर अगर कोई हवा बह रही है, समझना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। कोई एक निश्चित जगह है और ठीक उससे कुछ दूरी पर हवाएं जो हैं वो 75 किलोमीटर पर आवर से वो बह रही हैं, ठीक है ना। तो अब आपका सवाल है कि हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बहेंगी। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, हवाएं जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो अब आपको पता लगाना है कि आखिर उच्च दाब कहां है और निम्न दाब कहां है, ठीक है ना। तो उच्च दाब कहां है फ्रेंड्स, ये जो 5 किलोमीटर पर आवर जो है यहां पर हवा का जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर काफी ज्यादा है, दबाव जो है ये काफी उच्च है, ठीक है ना, समझना है। और ये 75 किलोमीटर पर आवर जहां पर ये जा रही है, हवा बह रही है, वहां पर दबाव जो है कम है, क्योंकि आपको कहा गया भी कि पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है ना। तो हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बहेंगी, उच्च दिशा से, ठीक है ना, यानी ये हाई वाले जगह से किस दिशा में बहेंगी, लो वाले प्रेशर में, ठीक है ना, लो वाले जोन में। तो यानी हवा का जो बहना है वो इस दिशा से इस दिशा की ओर बहेगा। अगर किसी स्थान पर 75 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर हवाएं बह रही है तो धीरे धीरे उस आंधी का जो स्पीड है, वेग है, वो बढ़ने लगता है। वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया कि धीरे धीरे आसपास की जो हवाएं हैं जहां पर दबाव उच्च है वो इनके साथ आकर मिलने लगती है। तो फिर होता क्या है, इनका जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है ना। आपने कई बार न्यूज़पेपर में या फिर आपने टीवी में भी सुना होगा, धीरे धीरे किसी भी आंधी का जो वेग है वो बढ़ने लगता है। 75 किलोमीटर पर आवर धीरे धीरे 80 किलोमीटर पर आवर। क्यों हो रहा है, क्योंकि दबाव जो है वो पवन का वेग बढ़ने से वायु का दबाव कम हो जा रहा है, ठीक है ना। और कम होने से क्या हो रहा है, आसपास जहां पर हवाएं उच्च दाब की हैं, उच्च दाब की हवाएं निम्न की ओर बहने लगती हैं। इससे क्या हो रहा है, जो आंधी का जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। अब आपको समझना है एक्टिविटीज के सहारे, क्रियाकलाप के सहारे, कि आखिर पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब आखिर कैसे घट जाता है, ठीक है ना, कैसे घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के सहारे 2 गुब्बारे हम लेंगे, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा पानी भर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोनों गुब्बारों को अगर हम फुलाकर धागे से अगर हम बांध देंगे, ठीक है ना, दोनों गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांध देंगे, सामने में एक मेटल कोई भी धातु का एक छड़ रखेंगे, ठीक है ना। अब है दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की रखेंगे, ठीक है। उसमें चूंकि पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा पानी भरेंगे, ज्यादा नहीं। अब है उन दोनों गुब्बारों के बीच में अगर हम जोर से फूंक लगाते हैं, फूंक देते हैं, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि दोनों गुब्बारे जो हैं वो आसपास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। जब हमने हवा नहीं दी थी, मुंह से हवा नहीं निकाली थी, तो गुब्बारे बिल्कुल सीधी अवस्था में थे, ठीक है ना, बिल्कुल वर्टिकल थे। लेकिन जैसे ही हमने हवा मारी बिल्कुल बीच से, गुब्बारों के बीच से, तो क्या हुआ, हवा का जो प्रेशर है, वायु का जो दबाव है वो कमने लगा। और कम होने से क्या होगा, दोनों गुब्बारे बिल्कुल आसपास आने लगे, ठीक है ना। इससे यह प्रमाण हो रहा है फ्रेंड्स कि वायु का जो दबाव है ना, वो जब जोर से बहती है वायु तो उसका दबाव कम हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए वो आसपास आ जा रही है। समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि गर्म किए जाने पर वायु का जो प्रसार है वो होता है, ठीक है ना। तो आपने
पहला बात तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई कि गर्म होने पर वायु जो है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। अब है आपको जानना कि उनका वॉल्यूम, उनका प्रसार भी बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक और उदाहरण आपको भी समझाई कि गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि कई बार टायर की जो हवाएं हैं, जितनी हमने भर के रखी थी, गर्मी के टाइम ज्यादातर जो टायर है वो फटने लगते हैं, क्योंकि गर्म होने से वायु जो है अपना वॉल्यूम जो है वो बढ़ाने लगती है, ठीक है ना। उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ने लगता है। अब आपको समझना है कि गर्म होने पर वायु का प्रसार होता है, वो कैसे हम जान पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, आपके बुक में भी है, बहुत सारी अच्छी बातों को बताया गया। जैसे दो समान माप की कागज की दो थैली लेंगे, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, और दोनों थैलियों को धातु अथवा लकड़ी के छड़ के किनारों से लटका देंगे, ठीक है ना। ध्यान रहना है कि कागज के थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की तरफ रहे, ठीक है ना। अब है जलती हुई मोमबत्ती को किसी एक के अगर हम नीचे रखेंगे और दोनों को एक बिल्कुल बीच के दागों से अगर हम बांध देते हैं, तो आप देखेंगे कि जिसके नीचे, जिस पैकेट कागज की थैली के नीचे हम मोमबत्ती को रखे हैं ना, सावधानी ये रखनी है कि आपको समझना है कि ये कागज की थैली जल ना जाए, ठीक है ना। तो मोमबत्ती जिस थैली के नीचे हम रख रहे हैं, आप देखोगे उसके ऊपर की बिल्कुल थैली, ठीक है ना, वो अब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। जो स्काई जो लैंटर्न्स है ना, जो रात में हम लोग जलाते हैं बहुत दीपावली के दिन, ठीक है ना, तो वो इसी नियम, इसी सिद्धांत के आधार पर बिल्कुल आधारित है, ठीक है ना। इसी सिद्धांत पर वो उड़ने लगती है। उसके नीचे एक आग का एक पोजीशन होता है, आग को जलाया जाता है, और आग जलाने से होता है क्या, गर्म जो हवाएं हैं, ठीक है ना, इस मोमबत्ती के चारों ओर की जो हवाएं हैं वो गर्म होने लगती है। और गर्म होने से, अभी आपने जाना कि गर्म होने से वायु की विशेषताएं हैं, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है और इसके अंदर ये प्रवेश करने लगती है, और होता क्या है, इसे भी अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, ठीक है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं मोमबत्ती जिस थैली के नीचे है, उसके ऊपर वाली जो थैली है वो उड़ने लग रही है, ठीक है ना। इस क्रियाकलाप से क्या प्रमाण हो रहा है, इसी क्रियाकलाप से यह प्रमाण हो रहा है कि गर्म होने पर वायु का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, ठीक है ना। दोनों ही बात आप इस क्रियाकलाप के द्वारा ये प्रमाण कर पाएंगे, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं गर्म वायु जब वो हल्की, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। इसके लिए आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे कि आखिर बादल जो है वो कैसे बनते हैं। जब सूर्य की किरण किसी जल सतह पर पड़ती है, जल सतह को गर्म करती है, वो वेपर में टर्न होती है, बदल जाती है, और वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप जान सकते हैं कि गर्म जो है वायु जो है वो गर्म होने से ऊपर की तरफ उठ रही है। आपने प्रमाण भी किया अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना। अब है उस स्थान को भरने के लिए, गर्म वायु जब ऊपर की तरफ चली जाती है तो उस स्थान, वह गैप हो जाता है, उस स्थान को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा जो है वो फिर से आने लगती है उस स्थान में, ठीक है ना। और यह जो क्रियाकलाप है वो बिल्कुल चलता रहता है, बादल बनने का प्रोसेस, ठीक है ना। इस जिस तरह आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसके लिए आपने लास्ट के चैप्टर्स में थल समीर जल समीर के भी बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि आखिर लैंड ब्रिज, सी ब्रिज में किस तरह से हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। अब है आपको जान लेना कि आखिर पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, ठीक है ना। और इस पृथ्वी को ताप कहां से मिलता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारे सौरमंडल का, तो वह है सूरज। तो पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण तो पृथ्वी में जो तापमान है असमान रूप से गर्म होती है पृथ्वी पर, ठीक है ना। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ये जो पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये जो सूरज है,
सूरज से पड़ने वाली जो रश्मि है, जो किरणें हैं, वो बिल्कुल सीधी बीच में सबसे ज्यादा पड़ रही होती है, जबकि ध्रुवों के आसपास की जगहों पर काफी कम पड़ती है। अब देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता क्या है, ये मान लेते हैं हम सूरज है, ठीक है ना, जिस प्रकार आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। तो अब है ये असमान ताप का जो वितरण है पृथ्वी के तरफ, वो तैयार करती है पवन धाराओं को। इस बात को मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है ना। सूर्य की जो एनर्जी है वो पृथ्वी पर असमान रूप से पड़ती है और जन्म होता है पवन धाराओं का, ठीक है ना। वो कैसे है उसे हमें समझना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पृथ्वी पर विभिन्न रेखाओं के बारे में, ताकि हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच से रेखाएं जो गुजरती है, ये रेखा वास्तव में नहीं है फ्रेंड्स, ये रेखा सोची गई है, काल्पनिक है। समझना है, किसी भी जगह का दूरी निर्देशन को प्राप्त करने के लिए हमने ऐसी रेखाएं कल्पना की हैं, ठीक है ना। समझना है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखाएं गुजरती है उन्हें हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे ये हमने आपके लिए बनाया अभी, ठीक है ना। ये रेड रंग का जो रेखा है वो है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, जिसका मान होता है 0 डिग्री, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। अब है आपको जानना कि आखिर कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं क्या होती है। ये जो कर्क रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये कर्क रेखाएं हैं। ये पृथ्वी का, अगर हम भूमध्य रेखा को बीच से रखें तो यह पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध हो गया। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जा रहा है, ठीक है ना। ये दक्षिणी है, ये दो जैसा। ये उत्तरी गोलार्ध में ये 30 डिग्री के बीच ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री था, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है ना। ये 0 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 डिग्री और ये भी रेखाएं जो है यहाँ ये 30 डिग्री, और ये है उत्तर की तरफ, और ये आपका हो जा रहा है दक्षिण दिशा, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि आखिर ये जो जगह है कर्क रेखा और ये जो मकर रेखाएं हैं, ठीक है ना, इनके बीच सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और धीरे धीरे कमने लगती हैं, ठीक है ना। और इस दिशा में अगर हम जाते रहेंगे तो सूरज की रोशनी जो है वो कम होती रहती है, ठीक है ना, इस दिशाओं पर। अब है आपको समझना कि आखिर ये विभिन्न प्रकार के तापों का वितरण ही रेस्पॉन्सिबल है पवन के चलन के लिए, आंधी तूफान उठने के लिए, चक्रवात की सृष्टि के लिए। पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूरब की तरफ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा। और पृथ्वी पर असमान वितरण हो रहा है सूर्य के प्रकाश का, जहां पर हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का घूर्णन इस तरफ से इस तरफ की तरफ यानी पश्चिम से पूरब की तरफ, और गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं सूरज की किरणों को पाकर, जहां पर भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पा रही है सूर्य की किरणें। तो ये जो हवाएं हैं वो सीधी नहीं बहकर वो थोड़ी उत्तरी गोलार्ध वाली हवाएं दाहिनी की तरफ मुड़ जाती है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। और दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी हट जाती है बाएं दिशा की तरफ। ये इस तरह से ये जो हवाएं हैं वो बह रही हैं, समझना है, ठीक है ना। जिस दिशा में प्रेशर हाई होगा और जहां पर प्रेशर लो होगा, हवाएं उस दिशा से उस दिशा की ओर ही बहेंगी। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो अब है इस पूरे प्रक्रम को हम लोग एक कॉरियोलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। समझना है आपको इन बातों को। इस कारण से पृथ्वी पर हवाओं की सृष्टि होती है, तूफानों की सृष्टि होती है, चक्रवातों की सृष्टि होती है। कारण यही है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, समझाकर। ये जो हवाएं हैं अपने उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी दाहिनी की तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ मुड़ जा रही हैं। और ये हवाएं अब इस प्रकार से ही अब सृष्टि होंगी चक्रवातों की, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये हवाएं बिल्कुल निरंतर घूमते रहती हैं और चक्रवातों की सृष्टि के लिए योगदान देती हैं, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। और ये हवाएं किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर जा रही हैं आपने देखा होगा, ये ऐसे मुड़ रही होती है, ठीक है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि
किसी एक पॉइंट पर उच्च दबाव है और किसी एक पॉइंट पर निम्न दबाव है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। अब आपको समझना कि ठंडी वायु जो होती है और गर्म वायु में अंतर क्या है। गर्म वायु ऊपर उठती है, ठीक है ना, ऊपर उठ जाती है, तो वहां पर प्रेशर क्या होता है और ठंडी वायु में प्रेशर क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या अंतर है। गर्म वायु वायु जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसका दबाव कम हो जाता है, प्रेशर होता है लो, दबाव कम हो जाता है, प्रेशर लो होता है, ठीक है ना। और ठंडी वायु प्रेशर से ज्यादा होती है तो उस स्थान को भरने के लिए आती है। यानी जो गर्म वायु है, ठीक है ना, गर्म वायु की तरफ ठंडी हवाएं बहने लगेंगी, गर्म वायु की तरफ। क्यों? क्योंकि गर्म वायु में प्रेशर, वायु का दबाव है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। फ्रेंड्स, जिस तरह आपने जाना कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है ना, अब हमें जान लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब है आपको जान लेना कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होता। आप सभी ने कुछ चैप्टर्स पहले ही आपने जाना कि आखिर जल और थल में असमान रूप से ये गर्म क्यों होती है, ठीक है ना। जल लिक्विड अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है, और स्थल जो है सॉलिड है। तो इन दोनों में से गर्म सबसे पहले कौन होगा? सूर्य की किरणें अगर दोनों पर अगर बराबर पड़ती हैं तो सबसे पहले गर्म होगा स्थल। याद रखना है, स्थल सबसे जल्दी गर्म होता है, ठीक है ना, और जल उसके बाद गर्म होता है, ठीक है ना। तभी आपने जाना था कि थल समीर और जल समीर जो होती है ना, ये किस तरह से प्रभावित हो रही है, ठीक है ना, अपने लास्ट के चैप्टर्स में भी जाने थे। तो स्थल सबसे पहले गर्म होता है और जल उसके बाद में। यह भी कारण होती है हवाओं के बहने के लिए, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। तो अब है इन परिस्थितियों को जानना कि आखिर ये हवाएं जो है वो जल और स्थल जो गर्म हो रही हैं, तो हवाओं का बहना आखिर किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। हमारे इस इंडिया में आप देख पा रहे हैं, यहां पर इंडिया का मैप है, ठीक है ना, किसी अन्य देश का लेकिन नहीं है। समझना है इंडिया में यानी भारत में किस प्रकार से हवाएं बह रही हैं, इसे आपको समझना है। दिखाया गया है कि ग्रीष्म काल में, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं ग्रीष्म काल में जो हवाएं हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है। आप यहां पर देख पा रहे हैं थल विशेष रूप से राजस्थान के मनोस्थलों में असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती हैं। अब आपको समझना है गर्मी के दिनों में आखिर होता क्या है। गर्मी के दिनों में स्थल जो है सबसे पहले गर्म होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। गर्म होने से स्थल की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो जल वाला जो भाग है उसकी हवाएं जो है वो ठंडी होती हैं, तो उस स्थान को भरने के लिए दौड़ पड़ती हैं, ठीक है ना। ये ग्रीष्म काल की हवाओं का मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, समझना है आपको। ग्रीष्म काल में तो समुद्र वाले इलाकों के जो हवाएं हैं वो स्थल वाली जगहों को भरने के लिए दौड़ पड़ती है समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है ना, क्योंकि स्थल वाली हवाएं जो गर्म होकर वो ऊपर उड़ने लगती है। तो ये जो हवाएं हैं ये मानसून हवाएं ही हम कह रहे हैं, ठीक है ना। मानसून हवाएं ग्रीष्म काल में बहने लगती हैं। अब होता क्या है, जब ये हवाएं समुद्र की तरफ से आ रही होती हैं, दिशा को समझना है पहले। सबसे पहले ये दिशा है भारत का पूर्व दिशा, ठीक है ना, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण, ठीक है। ये वाला उत्तर है और ये वाला दक्षिण है। तो हो गया दिशा कौन सा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में है। तो दक्षिण पश्चिम से हवाएं जो है वो बहने लगती हैं। अब है कि ये चूंकि समुद्र से आ रही हैं तो इनमें जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है। होने के कारण क्या होता है, अब यहां पर ये ग्रीष्म काल में ये वर्षाएं करती हैं, ठीक है ना। ठीक इसके विपरीत क्या हो रहा है, शीतकाल में जो हवाएं हैं वो इनके विपरीत चला करती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल रीजन सिद्धांत वही है, ठीक है ना। कौन सा जो जगह है स्थल वाला या जल वाला, कौन सा पार्ट पहले गर्म होगा, ठीक है ना। ग्रीष्म काल में पहले गर्म होता है ये स्थल वाला पार्ट, ठीक है ना। उसी प्रकार से जल वाला भाग
अभी भी शीतकाल में गर्म ही रहता है, ये वाला भाग गर्म रहता है जल वाला, ठीक है ना। ये देर से गर्म होता है और देर तक रहता है, ठीक है ना। ये जल्दी गर्म होता है, कौन सा वाला, जल्दी गर्म होने वाला स्थल वाला भाग है। तो ये जो गर्म हवाएं, यहाँ की हवाएं ऊपर उठती है, तो स्थल से हवाएं इस तरफ की ओर बहने लगती हैं, ये शीतकाल में होता है, ठीक है ना। समझना है आपको फ्रेंड्स। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये तड़ित झांझा क्या होती है और चक्रवात फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये तड़ित झांझा क्या होती है, समझना है आपको इन बातों को। उष्णकटिबंधीय इलाकों में जहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती है, तो होता क्या है, उस जल स्तर पर जल की जो स्तर है, जल वहां पर वेपर होकर ऊपर उठने लगती है, ठीक है ना। और जल में जो स्थित जो बूंद है, वाटर वेपर, जल वाष्प ऊपर उठने लगती है। और होता है यह कि जब वेपर, वाटर वेपर के साथ जल की बूंदें ऊपर जब जाती हैं, तो वह संघनन होने लगती है, ठीक है ना। और वो फिर नीचे जब गिरने लगती है एज अ वर्षा के रूप में, समझना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब वो जमकर जब नीचे की ओर गिरने लगती है, तो गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठने वाली हवा, ठीक है ना, समझना है आपको इन बातों को। जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं, अपने साथ जल वाष्प लेकर गई है, अब वो संघनन होने लगती है, जल वाष्प अब वो जल की बूंदों के रूप में गिरने लगती है। और नीचे से जो हवाएं ऊपर गर्म होकर उठ रही है, उन दोनों के बीच में एक क्रैश होता है, एक संघर्ष होता है, उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, उनसे निकलती है बिजली, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। यानी जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है ना, पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदें अपने आसपास अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली यानी तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, थंडर स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं, थंडर, ठीक है ना, बिजली का गड़गड़ाहट जो होती है काफी जोरों से, इनमें इतनी शक्ति होती है, इतना वोल्ट होता है, करीब से करीब आप बोल सकते हैं 1 मिलियन से भी ज्यादा वोल्ट इनमें होता है, ठीक है ना। 1 मिलियन तो उनका 10वां भाग है, 1 बिलियन आप बोल सकते हैं, 1 बिलियन, 1 मिलियन इनका जो वोल्टेज होता है, काफी ज्यादा वोल्टेज होता है। और इस वोल्टेज को कोई भी टॉलरेट, कोई भी सहन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे इसीलिए बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में आपने देखे होंगे ऐसे लोहे के, ठीक है ना, जो मेटल धातु से बने एक पतली नुकीली सी छड़ होती है। बहुत जगह आपने देखा होगा, मस्जिदों में देखे होंगे, गिरजाघरों में देखे होंगे, ठीक है ना, ऊंचे वाले जगहों पर देखे होंगे, बिल्डिंग्स पर देखी होंगी, पतली एक रॉड नुमा छड़ होती है, ठीक है ना, बिल्डिंग्स में, जो क्या करती है, उस झांझा जो थंडर होता है, वो अगर उस बिल्डिंग जो ऊंची है इस पर आके गिरती है, ठीक है ना, ये मान लो बिजली है और यहां पर आकर गिरती है, इस पर आकर्षित करती है नुकीली पर, और फिर इस मेटल की धातु से होती हुई बिजली ग्राउंड पर चले जाती है, और यह जो बिल्डिंग है वो डैमेज होने से बच जाता है, ठीक है ना। आपने कई बार ऐसे देखे होंगे, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि आखिर चक्रवात की सृष्टि कैसे होती है, चक्रवात कैसे तैयार होता है। आपने अभी जान लिया कि तड़ी झांझा क्या होती है, ठीक है ना, थंडर क्या होता है, कैसे बनती है। अब है चक्रवात। अब है चक्रवात के बारे में। चक्रवात विभिन्न जगहों पर, विभिन्न देशों, विभिन्न महाद्वीपों में इसका अलग अलग नाम है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, अब हम लोग पहले जान लेते हैं चक्रवात होता क्या है। इसके पहले हमने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही हमने जाना कि चक्रवात होता क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल वायु का ही एक अलग सा रूप है, ठीक है ना। जब आंधी तूफान, जब वृत्ताकार सर्कुलर वे में जब काफी सारे ध्वंसात्मक शक्तियों के साथ आगे बढ़ता है, तो चक्रवात कहलाता है। अब है कि इसकी सृष्टि कैसे होती है, इसे समझना है आपको पहले, ठीक है ना। जब बादल के बनने से पहले, जब वायुमंडल से ऊष्मा लेकर जलवाष्प परिवर्तित होता है, जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव्य के रूप में परिवर्तित होती है, तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा, जलवाष्प बादल के बनने से पहले की जो प्रक्रिया है, जो गर्म हवाएं जलवाष्प लेकर ऊपर उठती हैं, फिर वो संघनन जब होने लगती है ना, तो यहां पर जल की बूंदों में जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी निर्मुक्त हो जाती है। कहां? आसपास के एयर्स में, ठीक है ना। आसपास के एयर में जब वो निर्मुक्त हो जाती है, जब छूटने लगता है, वो गर्म होने लगती है,
तो ये फिर गर्म होकर क्या होता है, ये ऊपर उठने लगती है, समझना है, ठीक है ना। ये भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। अब होता क्या है, फलस्वरूप तड़ित झांझा के आप देख पा रहे हैं निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है और इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। आप सभी जानते हैं गर्म होने पर जो वायु ऊपर उठती है तो उसमें वायु का दबाव जो है वो कम होने लगता है, और वायु का दबाव जैसे ही कम होने लगता है फ्रेंड्स, तो होता क्या है, अब उच्च जगह से जो वायु है, उच्च स्तर से वायु निम्न की ओर बहने लगती है, ठीक है ना, समझना है। और जहां पर वायु दाब कम हुआ, ठीक है ना, कम होने से उच्च की हवाएं निम्न की ओर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। और यह चक्र, यह पुनरावृत्ति बार बार होती है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यह बार बार होने लगती है, तो होता क्या है, सृष्टि होती है चक्रवात की, ठीक है ना, बिल्कुल चक्रवात की सृष्टि होती है। आप देख पा रहे हैं चक्रवात में होता क्या है, एक कीप नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आप देख पाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कीप नुमा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। और यहां पर इसके केंद्र में, इसकी जो केंद्र होती है, इसका केंद्र में जो वायु का दबाव होता है वो कम होता है, और चारों तरफ ये वो केंद्र आप देख पा रहे हैं, और चारों तरफ वायु जो है होती है वो उसमें से आके ऐसे मिल रही होती है, ठीक है ना, ऐसे प्रवेश कर रही होती है, क्योंकि यहां का वायु दाब कम होता है और बाहर वाला वायु दाब काफी ज्यादा होता है। तो हमने पढ़ा था वायु हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर प्रवाहित होती है, और इस तरह से ये जो चक्रवात है उनकी सृष्टि होती रहती है। समझ रहा है आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब हमें जानना है कि आखिर चक्रवात की संरचना के बारे में। जैसे चक्रवात में एक नेत्र होता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे हम नेत्र कहते हैं, ठीक है ना। एक चक्रवात जो है काफी तेजी से घूमता हुआ होता है, ठीक है ना, घूर्णन करता है, पृथ्वी की तल से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास जो होता है वो 10 से 30 किलोमीटर का होता है। नेत्र सिर्फ 10 से 30 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा होता है, ठीक है ना, 10 से 30 किलोमीटर इसका सिर्फ नेत्र का डायमीटर होता है। तो पूरा चक्रवात सोचिए कितना बड़ा होगा, और उसमें कितनी पावरफुल फोर्स होगी कि वह बड़े बड़े घर को, समुद्रों में जहाज तक वो सब कुछ उलट दे सकता है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि चक्रवात जो होती है वो स्थल में भी हो सकती है और जल स्तर में भी होती है, ठीक है ना। दोनों ही जगहों पर यह ध्वंसात्मक अपनी शक्तियां को प्रदर्शित करती हैं। कई घर, मकान, ठीक है ना, वाहन या फिर मवेशियों, सबको ये मार डालती है, सबको खत्म कर देती है। काफी शक्ति होती है, बहने की क्षमता काफी ज्यादा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से कई ज्यादा होती है, ठीक है ना। समझना है, आपको याद रखना है। चक्रवात के नेत्र में होता क्या है इसे समझना है थोड़ा सा। चक्रवात के नेत्र में निम्न दबाव के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उड़ जाता है, जब ये चक्रवात जल के किसी सोर्स पर उत्पन्न होती है, ठीक है ना, या फिर जल के स्रोत की तरफ ये बहती है। तो जल जो होता है वो कई मीटर तक, 10 मीटर तक वो उठ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार समुद्र तट की ओर बढ़ती हुई आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप होता है समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की काफी नुकसान होती है, ठीक है ना। काफी तेज होती है, इसमें काफी फोर्स होता है, ठीक है ना, ये आपको समझना है फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे कि चक्रवात पूरे इस महाद्वीप में आप देख पा रहे हैं, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर में ये टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा ये हरिकेन के नाम से ये जाना जा रहा है। ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाला जो जगह है, यहां पर ये हरिकेन के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है ना। और साथ में अटलांटिक महासागर वाला जो जगह है, ठीक है ना, यहां पर ये हरिकेन के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अब है ये 0 डिग्री वाला इलाका, ये भूमध्य रेखा है, आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री, यही वो भूमध्य रेखा है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। 30 डिग्री वाला जो रेखा है वो कर्क रेखा, और यहाँ 30 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है वो मकर रेखा है। इस इलाके में, ठीक है ना, ये इलाके में ये जो पट्टी है पृथ्वी की, इसमें सबसे ज्यादा चक्रवात की सृष्टि होती है। 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिण, ये पट्टी में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें जो हैं वो पड़ती हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको।
और साथ में हमारा जो भारत है वहां पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में भी चक्रवात की सृष्टि होती है। अब हमें जान लेना है कि इसके अलग अलग नाम है। आप देख पा रहे हैं चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में निम्न नामों से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हैरिकेन, फिलीपाइंस और जापान में यह टाइफून के नाम से यह जाना जाता है। अलग अलग नाम है लेकिन हर अवस्था में यह चक्रवात ही है। समझना है आपको बातों को, या फिर टॉर्नेडो ही है। ठीक है ना, समझना है आपको। अब है कि आखिर इससे बचने के उपाय क्या है। ठीक है ना, जब ये स्थल या फिर स्थल में अगर ज्यादातर अगर आते हैं तो टॉर्नेडो से बचने के उपाय क्या है। ये ज्यादातर सभी मवेशियों को मार डालते हैं, घर को नष्ट कर देते हैं, बिजली के पोल खंभे को उखाड़ देते हैं। तो टॉर्नेडो से बचने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, साधारण रूप से भूमि की गहराई में किसी अगर भवन है तो वहां पर जाकर छिपने लगते हैं, छिप जाते हैं जहां पर कोई खिड़की वगैरह नहीं होती है। साथ में अपने साथ खाद्य सामग्री को भी ले जाते हैं। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि पानी को अपने साथ रखें, पीने वाले पानी को, पेय पदार्थ को। ठीक है ना, इससे क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो चक्रवात होते हैं वो विनाशकारी सृष्टि करते हैं। हमें खाना जो है वो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम खाने को ले लेते हैं और भोजन के साथ साथ पानी की भी हम व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है ना, और अपने साथ कई इमरजेंसी आपातकालीन अवस्थाओं में जो नंबर्स है उनको भी आपके समक्ष आपको तैयार रहना है, उनके नंबर्स रखना है। जैसे पुलिस स्टेशन का नंबर, ठीक है ना, फायर ब्रिगेड का नंबर है, बहुत सारी आपातकालीन इमरजेंसियां जो है एजेंसियां हैं उनके नंबर आपको रखने हैं अपने पास। ठीक है ना, अब है बचाव के लिए करना क्या होता है, आपको मिट्टी के नीचे, ठीक है ना, जो बेसमेंट है वहां पर चले जाना होता है। ठीक है ना, और बचाव के लिए आपको घुटना के बल नीचे झुक जाना पड़ता है। ठीक है ना, बचाव के लिए आपको घुटना के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपनी सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। याद रखना है आपको। ठीक है ना, पोजीशन आपको बताया गया है, इस तरह का कुछ पोजीशन होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मस्तिष्क जो है हमारा इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने का जो जरिया है, जो सिस्टम है, वो हमारा मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क में कुछ भी आघात होते हैं, चोट लगती है, तो हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए मस्तिष्क को बचाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए पीछे में हाथ देकर हम मस्तिष्क को बचाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि आखिर इन चक्रवातों से प्रभावी सुरक्षा के उपाय जो हैं वो आखिर क्या हो सकते हैं। किस प्रकार से प्रशासन के तरफ से उस प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है। जनरली चक्रवात का पूर्वानुमान लगाकर लोगों को चेतावनी दी जाती है। विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थाओं द्वारा जो समुद्र तट के इलाके हैं उन लोगों को सतर्क किया जाता है, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आप तुरंत ही किसी अच्छे जगहों पर चले जाएं जो तटीय इलाका से दूर हो। ठीक है ना, जहां पर चक्रवात जैसी आंधियां ना आ पाए, आपको दूर चले जाना है। ठीक है ना, और चक्रवात संभावित इलाकों में, क्षेत्रों में चक्रवात आने तक प्रशासनिक व्यवस्था एक आश्रयों का निर्माण करते हैं। तो यह प्रशासनिक स्तर पर ऐसी कार्यक्रम जो है वो होती है, लेकिन आमतौर पर जनता द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो आखिर क्या है। तो जो भी आप खबर सुन पा रहे हैं, जो भी आप न्यूज देख पा रहे हैं, उन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना, उन पर सीरियस रहना है। और साथ में आप देख पा रहे हैं जो भी घरेलू सामान है, पालतू पशु है, उनको अच्छे जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर आपको रख देना है। जलमग्न सड़कों पर वाहन नहीं चलाना है। आपको सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर आपको अपने पास सुरक्षित रखने हैं, क्योंकि यह आपको इमरजेंसी के टाइम, आपातकालीन अवस्था में यह ही चीज आपको काफी सहायता करेंगे। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हो तो फिर अन्य सावधानियां और भी आपको सावधानियां लेनी है। वो आखिर क्या करना है, पीने वाला जल जो है वो सही रूप से आपको संग्रह करना है, गंदे वाला नहीं, क्योंकि उससे और भी खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिरी गई बिजली के तारों को आपको नहीं छूना है। ठीक है ना, ये भी बात आपको याद रखनी है। मनोरंजन के लिए बाढ़ वाले या फिर चक्रवातों वाले इलाकों में आपको घूमने नहीं निकलना है।
बचाव दल को प्रेशराइज नहीं करना है अपने अत्यधिक अनावश्यक मांगों की पूर्ति के लिए। जितने में आपका आवश्यकता हो जा रहा है भोजन में उतने ही करनी है, प्रेशर नहीं डालना है और अपने पड़ोसियों को, मित्रों को यथासंभव सहयोग करना है। ठीक है ना, सबको एक साथ हेल्प करनी है आपको। ठीक है ना, यह है कुछ काम प्रभावी सुरक्षा के उपाय जो सरकार द्वारा किए जाते हैं और जो आम पब्लिक के द्वारा किए जाते हैं। अब आपको जानना है कि उन्नत प्रौद्योगिक सहायक सिद्ध कैसे हुई है। ठीक है ना, वो कौन कौन से टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है जो आजकल चक्रवात आने से पहले हमें हेल्प करते हैं। ठीक है ना, पहले से हमें बता देते हैं कि इन इलाकों में चक्रवात जो है वो प्रभाव अपना डाल सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसे सैटेलाइट्स जो हैं वो रखे गए हैं। ठीक है ना, पृथ्वी पर छोड़े गए हैं, चारों तरफ वो घूर्णन कर रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, जिनके माध्यम से, रडार के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर चक्रवात का पोजीशन क्या है, वो कितनी दूर है। इसे हम चक्रवात सतर्कता या फिर चक्रवात सूचना के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख पा रहे हैं कि चक्रवात में साइक्लोन वॉच एक आता है जो 72 घंटे पहले आपको बताता है कि चक्रवात की परिस्थिति आखिर क्या है। साइक्लोन अलर्ट है जो 48 घंटा तक आपको बता देता है कि वो आखिर क्या है, क्या पोजीशन है। देन आपको साइक्लोन वार्निंग दी जाती है 24 घंटे पहले और लास्ट में लैंड फॉल आउटलुक दिया जाता है 12 घंटे। ठीक है ना, ये 12 घंटे वाला महज आप देख पा रहे हैं रेड कलर है, यानी काफी ये डेंजरस पोजीशन में अब चक्रवात जो है वो हिट करने ही वाला है। ठीक है ना, ये पूरा जो पोजीशन है वॉच से लेकर आउटलुक वाला जो पोजीशन है विभिन्न कलर से दिया हुआ, यानी यहां पर आपको विभिन्न प्रकार के कलर के माध्यम से, समय के माध्यम से 12, 24, 48 और 72 ये समय का जो सीमा है, इस सीमा में, इस समय में आप काफी सुरक्षित रह सकते हैं, अपने लिए अच्छा बंदोबस्त कर सकते हैं, सभी प्रकार के सरकारी सेवाओं के नंबर आप जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको, हमको इन ध्वंसात्मक शक्तियों से हमें बचना है, प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह है आपका पहला प्रश्न, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, कुछ कथन दिए जा रहे हैं, वो ब्लैंक है। ठीक है ना, वो खाली है और आपको उसमें शब्द भरने हैं प्रॉपर रूप से, सही रूप से। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि नंबर क में हमसे क्या पूछा गया है। पवन डैश वायु है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो पवन है, जो विंड होते हैं, वो एक प्राकृतिक वायु है, चलती हुई वायु है, वो एक नेचुरल होती है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो पवन क्या है, एक चलती हुई वायु है। नंबर ख में है, आपसे पूछा गया कि पवन पृथ्वी के डैश तापमान के कारण उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने वीडियोस में भी बताया कि पवन जो है क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरण है वह पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पड़ती है, कहीं पर ज्यादा पड़ती है तो कहीं पर कम। इसीलिए इस असमानता के कारण उत्पन्न होता है वायु में एक दाब। ठीक है ना, एक प्रेशर की सृष्टि होती है। ठीक है ना, वो कैसे होती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें जल सतह को गर्म करती है, गर्म होने से वह हवा ऊपर की ओर उठती है, याद रखना है आपको। और इससे सृष्टि होती है क्या, प्रेशर की। वायुमंडल में एक प्रेशर की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, और इसी के कारण उत्पन्न हो रहा है पवन का चलना, यानी पवन का प्रवाह। ठीक है ना, इसी के कारण उत्पन्न होती है, जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियोस में भी बताया। तो आपको लिखना है पवन पृथ्वी के असमान तापमान के कारण या फिर तापन के कारण उत्पन्न होती है। नंबर ग में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु नीचे आती है। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आप सभी को
मैंने वीडियोस में भी बताया, आप सभी जानते भी हैं कि पवन पृथ्वी की सतह के निकट जो हवा होती है वो गर्म होती है, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग हायर एल्टीट्यूड, ऊंचाई में जाते रहते हैं, तो वहां पर तापमान अधिक होता है, वायु ठंडी होती है, ठीक है ना, याद रखना है। तो जब भी हवा गर्म होती है तो वह ऊपर की ओर उठती है और उस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु नीचे आती है। यह आपको याद रखना है। यानी पृथ्वी के सतह के निकट का जो वायु होता है वो गर्म होता है। नंबर घ में देख लेंगे हमसे क्या पूछा गया है। नंबर घ आप देख पा रहे हैं, वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो वायु का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं वायु जो होती है वो उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। इसके कारण से ही, यही वो कारण है, दबाव प्रेशर का ही वो कारण है जिसके कारण से हवाएं, ठीक है ना, तूफान, आंधियां चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां आपको बतानी है। वो विधियां क्या क्या हैं? तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। आपको सबसे पहले लिखना है कि हवा की दिशा पता लगाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहला जो हेडिंग्स है इस सवाल के उत्तर में, आपको पहले ये लिखना है, देन आपको विधि के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आप अपने हाथ में कुछ महीन और हल्की रेत लें और इसे धीरे धीरे गिराएं। एक विशेष दिशा में धूल के कणों का उड़ना हवा के प्रवाह की दिशा देगा या फिर उसकी दिशा को बताएगा, निर्धारण करेगा, ठीक है ना। याद रखना है आपको, जब भी आप अपने हाथों में से कुछ ऐसे पदार्थों को गिराते हैं जो काफी हल्की होती है, जिससे हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाने में सक्षम होती है, तो यह आपको बता देगी कि आखिर हवा का प्रवाह जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर 2 की विधियां क्या है, ठीक है ना। पतंग उड़ाओ। पतंग आप उड़ाइए। जिस दिशा में पतंग उड़ती है वह हवा की दिशा होगी, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं, अगर कोई लड़का, ठीक है ना, पतंग उड़ाता है, दक्षिण के तरफ उसका पीठ है, ठीक है ना, याद रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ, और उसका पतंग उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित हो जा रहा है, यानी उड़ रहा है। दक्षिण की तरफ पीठ है, उसका जो सामने का मुंह है वो उत्तर की दिशा की तरफ है, तो यानी हवा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, इसीलिए उसका पतंग उत्तर दिशा की ओर उड़ रहा है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 नंबर जो विधियां है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, जब भी आपको 2 विधि पूछे जाएंगे आप कम से कम 3 विधियां जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में यह बात भी आपको याद रखनी है। और नंबर 3 पॉइंट्स में है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अगर हवा में उड़ाया जाए तो टुकड़े हवा की दिशा में उड़ेंगे। यह भी एक विधि है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ कि वायु दबाव डालती है। अध्याय में उदाहरण दिए गए, उदाहरण को छोड़कर उनके अतिरिक्त। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां पर ये, जिससे आप बता सकते हैं कि हवा जो है वो एक प्रेशर का क्रिएट करती है, दबाव को डालती है। तो आपको सबसे पहले इस सवाल के उत्तर में आपको क्या लिखना है कि हम अपनी दैनिक गतिविधियों में वायु दाब का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह लिखना है। तो पहला क्या है, हवा के चलने के कारण पेड़ के पत्ते और शाखाएं झड़ जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो कहीं पर पेड़ पौधे उखड़ भी जाते हैं, ठीक है ना, कभी झड़ जाते हैं, कभी जोर से आंधियां तूफान चलती है। तो जब भी ये हवा का ये दिशा निर्धारित कर सकती है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना।
हवा के खिलाफ साइकिल चलाना काफी मुश्किल साबित होता है, लेकिन हवा की दिशा में यह बहुत आसान है। यहां पर भी आप सभी जानते हैं कि हवा में एक प्रेशर क्रिएट होता है। जब भी आप देखे होंगे कि जब भी आंधियां तूफान चलती है या फिर हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, सामान्य रूप से अपने प्राकृतिक विशेषताओं से ज्यादा, ठीक है ना, याद रखना है आपको, जब हवाएं कुछ तेज से चलती हैं तब क्या होता है, आपके घर के खिड़की दरवाजे अगर आप बंद रखे हुए हैं तो वो क्या होती है ना, खुले हुए रखे हैं तो वो बंद होने की कोशिश करती है, ठीक है ना। कपड़े जो सूखने आप दिए हैं वो उड़ने लगती है, ठीक है ना। ये क्या है, दबाव के कारण ही ऐसा हो रहा होता है, याद रखना है आपको। इसके अलावा जब भी आप साइकिल में हवा देते हैं तो वो फट जाती है प्रेशर के कारण, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि जब भी आप साइकिल को हवा के दिशा के विपरीत आप चलाने की कोशिश करते हैं तो वो आप ज्यादा स्पीड में नहीं चला पाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या प्रमाण होता है कि हवा जो है वो निश्चित रूप से एक दबाव का क्रिएट करती है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण आपको समझाना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं, आपके पास भवन तो है, खरीद भी रहे हैं, जिसमें खिड़कियां तो हैं लेकिन रोशनदान ना हो। वो रोशनदान नहीं है, खिड़कियां हैं लेकिन रोशनदान नहीं है। आपका उत्तर क्या है, हाँ है या नहीं है, जो भी है आपको कारण के साथ आपको व्याख्या करनी है, बतानी है। तो फ्रेंड्स इस का उत्तर हम प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि रसोई से धुआं और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। यदि रोशनदान की तरह कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं हो तो गर्म और धुएं से कमरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे घुटन और असुविधा बढ़ जाएगी या फिर असुविधा हो सकती है। यह आपको स्पष्ट रूप से इस सवाल के उत्तर में लिखना है, सिर्फ 2 लाइन कि रसोई से धुआं जब गर्म होती है, ठीक है ना, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने की कोशिश करती है। अपने वीडियोस में भी जाना, और यदि अगर रोशनदान अगर अच्छी तरह से नहीं है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो वह घर में ही वह हवा घूमती रहेगी। कमरे से उस समय कमरे में टिक पाना काफी मुश्किल साबित होगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5, समझाइए कि कपड़े के बैनर और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों पर छिद्र क्यों किए जाते हैं, याद रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल, हमारे दैनंदिन जीवन में देखे जाने वाले सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं सवाल के उत्तर को आपको किस तरह से लिखनी है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि बहती हवा सभी दिशाओं में दबाव डालती है। यदि बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में अगर छेद नहीं है या फिर नहीं होते तो क्या होता, तो हवा के दबाव से वे फट सकते हैं या फिर वो गिर सकते हैं। छेद क्या हेल्प करेगा, छेद किस तरह से हेल्प करेगी उस विज्ञापन की चादरों को, तो छेद हवा को गुजरने देते हैं और बैनर और या फिर धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों पर हवा के दबाव को कम करते हैं, क्योंकि हवा तो गुजर जाते हैं उस छेद में से होकर, तो प्रेशर कम पड़ता है, और प्रेशर के कम पड़ने से विज्ञापन उसी तरह से टिके हुए रहते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फट जाते वो, ठीक है ना, याद रखना है आपको, क्योंकि हवा में काफी प्रेशर होता है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए
तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, यह आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके गांव अथवा शहर में अगर चक्रवात जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप अपने पड़ोसियों को किस तरह मदद करेंगे, किस तरह सहायता करेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चक्रवात के निकट आने पर हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, जिस तरह से आपने इस चैप्टर्स में भी पढ़े। ठीक है ना? क्या करना चाहिए आपको? आपको लिखना है, हमारे पड़ोसियों और दोस्तों को अपने महत्वपूर्ण घरेलू सामान, मवेशी और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने में हमको मदद करना है। ठीक है ना? हमें मदद करना है सबसे पहले, ताकि हमारे पड़ोसी एक अच्छे घरेलू सामान वो अपने साथ ले जाए या फिर स्थानांतरित कर पाए, मवेशियों को ले जाए, वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रख दें। ऐसा करने से हमें क्या होगी ना, हम उनकी सहायता कर पाएंगे, उनके सामान ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो पाएंगे। याद रखना है। ठीक है ना? और नुकसान काफी कम होगा इससे। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नेक्स्ट हमें क्या करना है। आवश्यकता के अनुसार सरकारी एजेंसियां जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा केंद्र और अन्य आपातकालीन सेवा बिंदुओं के साथ संपर्क रखें। उनके नंबर हमेशा अपने पास में रखें। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, पुलिस को आप इन्फॉर्म करेंगे उसका नंबर क्या होता है। ठीक है ना? अन्य आपातकालीन स्थिति में आप किस तरह से खुद को रेस्पॉन्ड करेंगे, खुद को प्रतिक्रिया में रखेंगे। ठीक है ना? उस हिसाब से आपको तैयार रहना होता है। याद रखना है आपको। हमें पीने के लिए पानी का विशेष प्रबंध कर लेना चाहिए। अगर बहुत ऐसी परिस्थिति होती है चक्रवात के समय कि आपको 2 दिन तक, 3 दिन तक या फिर उससे कई दिन ज्यादा खाने को कुछ नहीं मिलेंगी, तब पानी ही पीकर रहना पड़ सकता है। इसलिए पानी का प्रबंध ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अगला पॉइंट क्या लिखना है हमें। हमें बाढ़ प्रभावित इलाकों के आसपास सड़कों पर सफर करने से बचना चाहिए। याद रखना है किस जगह पर बचने को कहा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के आसपास, बाढ़ प्रभावित इलाकों के आसपास जो सड़कें होती हैं उन पर सफर नहीं करना चाहिए। हमें उस समय बचना चाहिए। याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है, यह आपको पूछा गया है प्रश्न नंबर 7 में। कि जब भी अगर चक्रवात उत्पन्न हो, आपको खबर चले, आपको मालूम पड़े टीवी में, न्यूज़पेपर में, तो आप उससे निपटने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपका कैसे योजना होगा, किस प्रकार से आप चीजों को सजाकर काम करेंगे कि आप बच पाएंगे। ठीक है ना? यह है आपका सवाल। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि इस सवाल के उत्तर में आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज आपको इसे तैयार करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो हमें लिखना है वो ये है कि स्व सहायता सबसे अच्छी मदद है इस टाइम। यानी उस समय स्व सहायता सबसे अच्छी मदद है, इसलिए पहले से योजना बनाना बेहतर है और किसी भी आने वाले चक्रवात से बचाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चक्रवात प्रभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक योजनाएं निम्नलिखित हैं। अब क्या निम्नलिखित है, कौन कौन से वो तरीके हैं, योजनाएं हैं, चलिए देख ले रहे हैं। सबसे पहले घर में एक आपातकालीन बैग रखें। सबसे पहले आपको घर में एक इमरजेंसी किट रखना होगा, एक बैग रखना होगा। ठीक है ना? और नंबर 2, वाटरप्रूफ बैग में पर्याप्त मात्रा में भोजन को इकट्ठा आपको कर लेनी है। ठीक है ना? क्यों करनी है? क्योंकि भोजन आपको उस टाइम हेल्प करेगी, क्योंकि उस टाइम खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जो बैग में आपका सामान होगा वही आपको जीवित रखने में सहायक बनेगी। नंबर 3, सुरक्षित पेयजल इकट्ठा करें, क्योंकि दूषित पानी बीमारियों का कारण बन सकता है। अब खाना खाने के बाद आपको पीना है पानी, ज्यादा समय पानी ही आपको पीना है। खाना तो कम होगा, पानी ही ज्यादा होगा। याद रखना है, पानी भी आपको एक उचित मात्रा में, एक सीमित मात्रा में आपको पीना है, और खाना भी आपको सीमित मात्रा में ही लेनी है, क्योंकि वह खाना आपको काफी दिन चलानी होती है। ठीक है ना? बहुत ऐसी गंभीर समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां
आ चुकी होती हैं। ठीक है ना, कई बार हमारे इस भारत पर ऐसी परिस्थितियां आई हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर 4 पॉइंट में क्या लिखना है। आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अस्पताल, दोस्त और रिश्तेदार के फोन नंबर अपने पास रखें। याद रखना है आपको, आपके फोन नंबर जो है आपको अपने पास ही रखने हैं। ठीक है ना, ताकि आप हेल्प के लिए उन्हें कम से कम बुला सके। याद रखना है आपको। और सबसे पहला हेल्प जो है रिश्तेदारों को भी छोड़कर, ठीक है ना, दोस्तों को छोड़कर सबसे पहला जो फोन होगा वो आपका होगा पुलिस के लिए, या फिर दूसरा नंबर पर अस्पताल के लिए, अगर जब भी आपको गंभीर चोटें लगती हैं। ठीक है ना, चोटें अगर नहीं लगी हैं, आप फंसे हुए हैं, तो उस समय आपको पुलिस की ही सबसे पहली मदद लेनी चाहिए। नंबर 2, नेक्स्ट नंबर पर हम लोग देख लेंगे कि आवश्यक घरेलू सामान, घरेलू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दें। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा टाइम रहा, तो घरेलू सामान, मवेशी, जो भी है, वाहन, सभी को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर देना चाहिए पहले से ही, क्योंकि बाद में आपको ऐसा मौका या फिर ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, ऐसा करने से ये सामान नष्ट होने से बच जाएंगे, मवेशियां मरने से भी बच जाएंगे। याद रखना है, लाखों का नुकसान होने से बच जाएगा। ठीक है ना, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। नंबर क आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, चेन्नई, नंबर ख मैंगलोर या फिर मैंगलोर, या फिर नंबर ग अमृतसर या फिर पुरी। ये कौन सा स्थान है जहां पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। जनरली आपको याद रखना है फ्रेंड्स, चक्रवात आने की जो संभावना होती है वो तटीय इलाकों में होती है। ठीक है ना, तट वाले जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा होती है। इसके अलावा जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि गर्मी होने से जल सतह पर जलवाष्प गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसको भरने के लिए आती है, और चक्रवात होने की जो कारण है, परिस्थितियां हैं, वो उसी जगह पर तैयार होती है। और ज्यादातर चक्रवात जो है हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है। तो यहां पर ऐसी परिस्थितियां जैसे चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई में होने की पूरी संभावना है। मैंगलोर या फिर मंगलुरु, वैसे स्थान पर भी होने की पूरी संभावना है। पूरी जो भी तटीय इलाका है उसमें भी संभावना है। सिर्फ एक को छोड़कर, वह है अमृतसर, पंजाब। याद रखना है, अमृतसर में ऐसा होने की संभावना नहीं है। चारों, वो अमृतसर जो है वो बिल्कुल स्थल है। ठीक है ना, जल से उसका कोई लेना देना नहीं है। याद रखना है आपको। ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा जगह है जहां पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है, वो है अमृतसर। नंबर नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। नंबर 9 प्रश्न नंबर आप देख पा रहे हैं। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। आपको कुछ वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है ना, नंबर कॉम है, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। चक्रवात के निर्माण में अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। या फिर भारत की तट रेखा पर चक्रवात की आने की संभावना नहीं है। ठीक है ना, यहां पर कौन सा कथन है जो सही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे नंबर क से, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। आपने जाना कि शीतकाल में जो पवन होती है, भारत के मानचित्र के अकॉर्डिंग आपने जाना कि वो पवन थल से, यानी ये वाला थल है, सागर की तरफ बहती है। ठीक है ना, सागर की तरफ वो बहती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये शीतकाल में होता है। और ग्रीष्मकाल में ठीक इसके विपरीत, हवाएं जो है वो पानी से, यानी सागर से वो स्थल की ओर बहती है, वो ग्रीष्मकाल में होती है ऐसी। और उधर से, यानी स्थल से जल की तरफ बहती है, वो शीतकाल में। इसीलिए कहा जाता है कि शीतकाल में साइबेरिया से, रूस की तरफ से काफी ठंडी हवाएं जो है वो उत्तर की तरफ से बहती हैं। याद रखना है आपको। इसीलिए हिमालय जो है हमारा उत्तर भारत में स्थित है, वो हमें काफी ठंड से होने से बचाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो आज हमारा भारत
शायद उसकी परिस्थितियां कुछ अलग ही होती, याद रखना है, ठीक है ना। ग्रीष्म काल में जो धाराएं हैं, पवन धाराएं, वो थल से सागर की ओर बहती हैं, थल से नहीं बहती हैं, वो सागर से थल की ओर बहती हैं। यानी नंबर ख गलत है, ठीक है ना। नंबर ग है, चक्रवात के निर्माण में अति उच्च दाब तंत्र, अति उच्च दाब तंत्र उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग के पवन के घूमने से होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। चक्रवात के निर्माण में सबसे पहला जो योगदान है वो है हमेशा हाई प्रेशर का, जिसमें हाई प्रेशर एक निर्माण करता है लो प्रेशर की तरफ जाने के लिए, ठीक है ना। जब हवाएं गर्म होती हैं तो वहां पर निम्न प्रेशर सृष्टि होता है, ठीक है ना, और उच्च जो प्रेशर है वो उसे भरने के लिए आती है, ठीक है ना। तो यहां पर अति उच्च दाब नहीं होगा, याद रखना है। उसके इर्द गिर्द हमेशा चक्रवात की जो सीमाएं होती हैं वो बाहर की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया, उच्च दाब की होती है और केंद्र में बिल्कुल निम्न होता है, ठीक है ना। यानी निम्न होता है बीच में और बाहर की तरफ होता है उच्च वायु दाब। तो याद रखना है हमेशा निम्न वायु दाब केंद्र जहां पर होता है वहां पर ही ऐसी संभावनाएं होती है जहां पर गर्मी काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। और भारत की तटरेखा पर चक्रवातों की आने की संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा कह, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि भारत के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा चक्रवात आने के चांसेस होते हैं। जिस क्षेत्र में नहीं आएंगे वो क्षेत्र होते हैं राजस्थान, पंजाब हो गए, अमृतसर हो गए, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, याद रखना है। ऐसे इलाकों में नहीं आएंगे क्योंकि ऐसे इलाके, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे इलाकों में नहीं आते हैं क्योंकि वो ऐसे इलाके तटीय क्षेत्र में पड़ते ही नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो वक्तव्य है, कथन है, वो सही है कि शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, जैसा आपने जाना। नंबर क ही बिल्कुल सही है। बाकी जितने भी सारे वक्तव्य हैं, कथन है, वो बिल्कुल ही गलत है, याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।